हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जैसे मोशन का न्यूटन ने 3 लॉ दिया था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, उसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसी तरह केप्लर ने प्लैनेटरी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 लॉ दिए थे, तो इन तीनों को ही हम कहते हैं केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केप्लर्स कौन थे? एक जोहान्स केप्लर was a 16th century astronomer who established 3 laws which governs the motion of planet। जो कि हमें ये जोहान्स केप्लर जो थे वो एक एस्ट्रोनॉमर थे 16th सेंचुरी में, और उन्होंने 3 लॉ दिए थे जो डिस्क्राइब करता है प्लैनेट का जो मोशन है अराउंड द सन का। इनका पहला था केप्लर्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट। केप्लर ने जो पहला लॉ दिया था प्लैनेटरी मोशन का, वो ये कहता था कि जो प्लैनेट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है अराउंड द सन, और सन दो फोकस होंगे उसमें से एक फोकी पे वो रिलायबल करेगा। मीन्स द प्लैनेट मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द 2 फोकी ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। फोकस का जो प्लूरल होता है वो फोकी होता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्लैनेट, ये जो सर्कुलर एलिप्टिकल शेप का ये जो पाथ है, इस पे प्लैनेट मूव करेगा, रिवॉल्व करेगा। ये हो गया प्लैनेट हमारा, ये इस पे रिवॉल्व करेगा। और जो सन होगा वो तो या तो F2 पे होगा या फिर F1 पे होगा। मीन्स सन किसी एक फोकी पे होगा, 2 फोकी में से किसी एक फोकस पे होगा। तो हम मान लेते हैं सन यहाँ पे होगा। तो पहला लॉ कहता है कि जो कोई भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और सन सिचुएटेड होगा या तो F1 पे या तो F2 पे, इन दोनों में से कहीं एक जगह सन सिचुएटेड होगा। और जो सेकेंड लॉ कहता है कि जो प्लैनेट है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। लेट सपोज दैट कि यहाँ पे प्लैनेट मूव कर रहा है यहाँ से, अब टाइम टी के बाद मूव करके यहाँ पे चला गया, टाइम टी के बाद यहाँ पे मूव करके चला गया। तो ये वाली जो एरिया होगी, ये जो एरिया होगी, अगर हम किसी भी टाइम टी के लिए लें, अगर लेट सपोज यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे प्लैनेट था, फिर टाइम टी के बाद हमने लिया प्लैनेट कुछ यहाँ पे आ गया, प्लैनेट कुछ यहाँ पे आ गया, तो ये वाली एरिया होगी। तो जो सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो प्लैनेट होता है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। ये इसका कहने का मतलब है कि जैसे कि आपको पता है कि अब ये पास में होगा, तो अगर ये सेम कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कम एरिया को कवर करेगा। लेकिन ये जैसे कि यहाँ पे आता है तो सन के जब पास में आता है तो ये क्या करता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। मीन्स जो प्लैनेट रहता है वो कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व नहीं करता है। यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ और होगी, जब स्पीड कुछ और होगी तभी तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इस पर कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तभी तो ये एरिया इस एरिया की इक्वल होगी। मीन्स या तो हम कहें यहाँ पे तो यहाँ पे स्लो चलेगा या फिर यहाँ पे फास्ट चलेगा। मीन्स हमारे कहने का मतलब है कि अगर सन यहाँ पे F1 पे है तो जब प्लैनेट आएगा सन के क्लोज तो वहाँ पे जो उसकी मूवमेंट होगी, जो रिवोल्यूशन होगा, जो इसकी स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी, और जब ये दूर होगा तो इसकी स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी। तो पहला आप फर्स्ट लॉ इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद सेकेंड और थर्ड लॉ को देखते हैं। जो सेकेंड लॉ को मैंने अभी डिस्क्राइब किया उसको भी वर्ड में हम लिखेंगे। जो केप्लर का सेकेंड लॉ है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सच वे दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो केप्लर का सेकेंड लॉ है ये कहता है कि अगर हमने लेट सपोज एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि अगर 5 आवर का इंटरवल लेते हैं हम यहाँ पे, इस जब प्लैनेट यहाँ पे था मीन्स कुछ यहाँ पे पहुँच गया, और अगर इसने यहाँ पे लेट सपोज 60 किलोमीटर स्क्वायर इसने एरिया कवर किया, तो ये जब प्लैनेट यहाँ पे होगा तो यहाँ पे अभी अगर सेम इंटरवल हम 5 आवर के लिए ले तो ये क्या करेगा, यहाँ भी 60 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को ये कवर करेगा। ये वाली एरिया हम ले रहे हैं जो बीच में है। तो मीन्स
ये क्या है कि जब प्लैनेट दूर होगा तो आपको पता है कि यहाँ से जब ज़्यादा दूर होगा तो इसकी एरिया भी बढ़ जाएगी। तो अगर बहुत कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो ये वाला जो सरकमफ्रेंस पे जब ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये क्या करेगा, प्लैनेट बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कम करेगा क्योंकि यहाँ पे एरिया कम बचेगी। इसलिए जब प्लैनेट जो सन से जब दूर रहता है तो वो स्लो मूव करता है तो यहाँ तक ही पहुँचेगा, और यहाँ जब सन के पास में आएगा तो ये इसकी स्पीड बढ़ जाती है और ये ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगता है। जब ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगता है तो क्या होता है, ये एरिया और ये एरिया इक्वल होता है। ये केप्लर्स का सेकंड लॉ हमें बताता है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, इट टेल्स अस दैट अ प्लैनेट डज नॉट मूव विथ कॉन्स्टेंट स्पीड अराउंड द सन। तो हमें ये बताता है कि कोई भी प्लैनेट जो है वो कॉन्स्टेंट स्पीड से सन के अराउंड में मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लिखते हैं, तो मीन्स है हमारे पास प्लैनेट नियरर टू द सन revolves with greater speed, with greater या हायर स्पीड लिख सकते हैं, विथ हायर स्पीड। इसी तरह प्लैनेट जब फार्दर होगा, मीन्स जब दूर होगा सन से, प्लैनेट फार्दर टू द सन रिवॉल्व्स विथ स्लोअर स्पीड, स्लोअर या विथ लेस स्पीड, स्लोअर ही सही होगा, विथ स्लोअर स्पीड। तो मीन्स जब प्लैनेट सन के नियर में होगा तो इसकी स्पीड जो होगी वो ज़्यादा होगी, हायर होगी, और जब प्लैनेट सन से दूर होगा तो ये क्या होगा, इसकी जो स्पीड होगी वो स्लोअर होगी। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद केप्लर का थर्ड लॉ देखते हैं। नेक्स्ट है केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। लेट सपोज ये सन है और ये कोई प्लैनेट है, तो यहाँ पे इसकी कुछ डिस्टेंस होगी, तो उसका जो मीन डिस्टेंस होगा उसका क्यूब अगर करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो प्लैनेट है सन के अराउंड रिवॉल्व करने में कुछ टाइम लेगा, तो उस टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको अगर हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखें तो r⁻³ मीन्स r का क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन। ये जो t क्या है यहाँ पे, ये है जो सन के अराउंड में प्लैनेट टाइम लगा रहा है रिवॉल्व करने में, और जो r है वो मीन डिस्टेंस है सन से। इन सिंपल वर्ड में हम इसे क्या कहते हैं कि मीन्स अगर कोई सन है, आपको पता है सन है यहाँ पे होगा मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ। तो मीन्स जिसकी कम डिस्टेंस होगी उसका टाइम उतना ही कम लगेगा इसको एक राउंड रिवॉल्व करने में। मीन्स अगर मरकरी पास में है तो ये पहले ही क्या करेगा, रिवोल्यूशन पूरा कर लेगा, क्योंकि इसका मीन डिस्टेंस कम होगा तो टाइम इसके लिए कम लगेगी। और यहाँ पे इसी तरह अगर हम जुपिटर की बात करें तो वो ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसी तरह जो जितना दूर होगा सन से उसका टाइम पीरियड उतना ज़्यादा होगा। तो इसको अगर r⁻³ इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट t⁻²। अभी ये इस साइड आ जाएगा तो r⁻³/t⁻² इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमें केप्लर्स का थर्ड लॉ बताता है। केप्लर्स ने तो डिस्क्राइब किया था प्लैनेट के मोशन को, लेकिन उन्होंने जो इसके पीछे का कॉज मीन्स कारण था उसको वो डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे, तो उसे न्यूटन ने ही डिस्क्राइब किया। फिर उन्होंने जो ग्रेविटेशन का लॉ बताया, उन्होंने कहा कि जो सन का ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इसी की वजह से जो प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, मीन्स मूव करते हैं एक सन के अराउंड। और इन्हीं का जो केप्लर्स का थर्ड लॉ है, इसी का यूज करके ही न्यूटन्स ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, जो आता है ना, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या कहें एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू मास या प्लैनेट जो भी हम लेते हैं। तो जो यहाँ पे इन्वर्स स्क्वायर लॉ है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।